हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल दैट इज संकल्प भारत फाउंडेशन। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? उम्मीद करी हो शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। आज की कहानी जो मुझे सुनानी, आपको सुनना है अपनी शिप्रा मैम की जुबानी बेटा। और आई नो आई एम लेट, पर देर आए और दुरुस्त आए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके इस ईयर के सैंपल पेपर के बायोलॉजी क्वेश्चन का सोल्यूशन, वो भी बहुत शानदार तरीके से। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। कालिया, एक्चुअली ये कालिया के क्वेश्चंस नहीं है, ये सीबीएसई के सैंपल पेपर के क्वेश्चंस है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं यार। चलो आ जाओ, ब्लैंक क्यों है यार। चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन। चलिए तो सेक्शन ए क्या बताता है हमारा? सेक्शन ए है हमारे 1 मार्क के क्वेश्चन, और वो क्या होते हैं? टन टन टन, वो होते हैं एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन, जनरली फूड इज ब्रोकन डाउन एंड एब्जॉर्ब्ड विद इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जनरली हमारे में भी होता है, हम मुंह से चबाते हैं और बॉडी में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इट इज डन आउटसाइड? बताओ 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 बताओ, हम कहाँ पे डाइजेशन बॉडी के आउटसाइड करते हैं? भाई फंगस होते हैं। फंगस क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल में क्या निकालते हैं? क्या निकालते हैं बेटा? एंजाइम्स निकालते हैं। ठीक है, फंगस है ये। फंगस क्या निकालता है? फंगस फूड मटेरियल के ऊपर क्या निकालता है? एंजाइम निकालता है, और ये इन फूड मटेरियल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, और फिर फंगस इसे क्या कर लेता है बेटा? एब्जॉर्ब कर लेता है। फंगस इसे क्या कर लेता है बेटा? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? मशरूम, जो कि एक फंगस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेप्टर आर यूजली लोकेटेड ऑन सेंस ऑर्गन। पढ़ा हम लोगों ने, वन शॉट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आ चुका है। अगर नहीं देखा है तो जाके देखो। ठीक है, तो रिसेप्टर आर यूजली लोकेटेड इन द सेंस ऑर्गन। गस्टेटरी, गस्टेटरी इज रिलेटेड टू टेस्ट। टेस्ट कहां से आएगा? कान से तो आएगा नहीं, तो टेस्ट कहां से आता है? टंग से आएगा। तो राइट आंसर इज टंग। ये नाम आ सकता है। अ फार्मर वांट्स टू ग्रो बनाना प्लांट्स genetically similar enough to the plant already available in his field. Which one of the following method would you suggest for this purpose? वो चाहता है केला चाहिए उसको, वो चाहता है कि भाई मैंने कोई अच्छे वैरायटी के केले लगाए हैं, तो वैसी वैरायटी क्यों है? अब तुम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करोगे तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसमें वेरिएशन आता है। तो वो क्या करे बेटा? वो करे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में वो केले के प्लांट को काटे और उसी प्लांट को प्रोपोगेट करता जाए, लगाता जाए लगाता जाए लगाता जाए, तो वैसे ही केले बनेंगे। तो दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाइट ऑफ द प्लांट बताइए जल्दी से। हाइट ऑफ द प्लांट किससे रेगुलेट होता है? बेटा ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ठीक है, ध्यान से सुनो। जो हाइट का जीन होता है, मान लो जो हाइट का जीन है, एवरीबॉडी प्लीज फोकस, हाइट का जो जीन है वो कंट्रोल होता है टी से। ठीक है, हर किसी भी कैरेक्टर के लिए आपकी बॉडी में दो टाइप, जैसे मान लो मेरी हाइट है 5 फुट 7 इंच, तो इस हाइट का जो जीन है वो हमेशा पेयर में होगा, एक मम्मी से आएगा पापा से आएगा। अगर मान लो कैपिटल टी आया, तो 50% जो टॉल प्रोटीन होगा वो ये बनाएगा, और 50% टॉल प्रोटीन ये बनाएगा, टोटल 100% हो गया, और मैं लंबी हो गई। मान लो पापा से कैपिटल टी आया पर मम्मी से स्मॉल टी आया, तो पापा वाला जो जीन होगा वो 100% टॉल प्रोटीन बनाएगा, मम्मी वाला खराब है तो वो एंजाइम में प्रोटीन नहीं बनाएगा। ठीक है, अब मान लो पापा या मम्मी दोनों में से स्मॉल टी आया, तो ना तो ये कुछ बनाएगा ना तो ये कुछ बनाएगा, क्योंकि दोनों से जीन कैसे आ रहे? डिफेक्टेड आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में हाइट क्यों बढ़ती है? हमारी बॉडी में हाइट इसलिए बढ़ती है क्योंकि हाइट का प्रोटीन बन रहा है, और प्रोटीन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। तो अगर आपका हाइट का जीन सही होगा तो एंजाइम सही बनेंगे, तो प्रोटीन भी सही बनेगा। हाइट का जीन गड़बड़ हो गया, म्यूटेटेड हो गया, खराब हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि कोई आप मर जाओगे, आपकी हाइट कम हो जाएगी बस। ठीक है, तो उसके ना तो प्रोटीन बनेंगे, क्योंकि वी डोंट हैव परफेक्ट जीन टू मेक द परफेक्ट एंजाइम। एंजाइम ही नहीं बनेगा तो प्रोटीन कैसे बनेगा? ठीक है, बताओ, डीएनए विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रोथ हार्मोन? नो, जीन रेगुलेटेड बाय द प्रोटीन डायरेक्टली, ग्रोथ हार्मोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एंजाइम कोडेड बाय द जीन। समझ में आई बात? तो आपकी ग्रोथ हार्मोन क्या है बेटा? प्रोटीन है। क्या है बच्चों? प्रोटीन। प्रोटीन किसकी हेल्प से बनता है? एंजाइम की हेल्प से बनता है। और ये कौन कंट्रोल कर रहा है? जीन कंट्रोल कर रहा है। किसका जीन कंट्रोल कर रहा है? हाइट का जीन कंट्रोल कर रहा है। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, समझ में आई बात? तो हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन हैं वो एंजाइम्स की वजह से बनते हैं। अगर जीन गड़बड़ हो गया तो एंजाइम नहीं बनेगा, तो प्रोटीन नहीं बनेगा। तो अगर आपका हाइट का जीन ये वाला हो गया, दोनों से स्मॉल टी आ गया मम्मी पापा से, तो ग्रोथ हार्मोन नहीं बनेगा, क्योंकि उसका एंजाइम ही नहीं बन रहा है। ग्रोथ हार्मोन एक प्रोटीन ही है। ठीक है, अ स्पोर्ट्समैन आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक ऑफ हिज रूटीन एक्सरसाइज suffered muscular cramps during the heavy exercise session. This is क्यों होता है? ऐसा बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। लॉन्ग ब्रेक के बाद किसी ने एक्सरसाइज किया तो क्या हुआ बेटा? बताओ, उसकी बॉडी में इनफ ऑक्सीजन नहीं है ग्लूकोज तोड़ने के लिए, तो उसकी बॉडी ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन के ही तोड़ने लग जाती है। और ह्यूमन में जब ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के टूटता है तो क्या बनता है बच्चों? लैक्टिक एसिड। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। उसकी मसल्स में लैक्टिक एसिड का जमाव होने लगेगा और उसको बहुत भयंकर पेन होगा। देखो यार, ब्लड वेसल में लैक्टिक एसिड जम जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होगा, तो आपको दर्द होगा बहुत ज्यादा। ठीक है, फिर मम्मी
मम्मी मालिश करेगी, ये जब ये ऐसी मालिश करेगी ना मम्मी, फिर वो लैक्टिक एसिड क्रिस्टल डिसॉल्व होंगे, फिर आपको आराम मिलेगा। ठीक है, तो क्या हो गया है, प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल नन्ना, प्रेजेंस ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In 1987, an agreement was formulated by the United Nations Environment Program, ठीक है, to freeze the production of किसका, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रोडक्शन फ्रीज किया गया, ताकि किसका डिप्लीशन ना, प्रिवेंट द डिप्लीशन ऑफ व्हाट, ओजोन, है ना। CFC का क्यों हमने बंद किया था, ताकि ओजोन में डिप्लीशन ना हो, क्योंकि ओजोन में डिप्लीशन होगा तो यूवी रेडिएशन अंदर आएंगे और हमें स्किन कैंसर करेंगी। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, CFC एंड द ओजोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज रिलेटेड टू द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, बताओ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जिनको माइक्रोब्स तोड़े, स्लोली तोड़े, पर इससे कोई हार्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये किससे टूटते हैं, ब्रोकन डाउन बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस, और इसमें समय ज्यादा लगता है, लॉन्ग टाइम होता है, पर यह है कि इसके बेनिफिट बहुत सारे, एनवायरमेंट को कोई लॉस नहीं होता। ठीक है, असर्शन रीजन देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर देन दैट ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू द एक्सेक्सुअल मोड, बिल्कुल सही बात है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो भी करता है उसके सर्वाइवल के ज्यादा एडवांटेज होते हैं, क्योंकि हर बार बेटा हमें 2 जीन मिल रहे हैं, तो मान लो मम्मी से बहुत स्ट्रॉन्ग जीन मिल गया, तुम्हारे बचने के चांसेस बढ़ गए, पापा से बहुत स्ट्रॉन्ग जीन मिल गया, तुम्हारे बचने के चांसेस बढ़ गए। तो 2 पेरेंट जब भी इन्वॉल्व होते हैं तो हमें 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ जीन मिलते हैं, मतलब देखो हाइट का ही जीन है, जैसे मान लो इम्यूनिटी का तो हर कोई जीन नहीं है, मान लो आपकी बॉडी में कोई सेल बनाने का जीन है जो आपको बहुत इम्यूनिटी देता है, मम्मी से वो जीन भले गड़बड़ा है पर पापा से बहुत अच्छा है, तो भी आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि एक तो जीन अच्छा आ रहा है। तो हमारे पास ह्यूमन बीइंग के पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप को बदलते रहते हैं, और जब भी बदलाव होता है तो अच्छा बदलाव होता है, सर्वाइव कर पाता है एनवायरनमेंट में। अगर बदलाव नहीं होगा ना बच्चों, तो इस बदलते हुए एनवायरनमेंट में हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एसेक्सुअल में पेरेंट ही नहीं है, एक ही पेरेंट तो है, अगर एक ही पेरेंट को बीमारी हो गई तो क्या वो बच्चे या आगे आने वाली प्रोजेनी बचेगी, नहीं। तो इसलिए हमेशा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनके में हमेशा सर्वाइवल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल जो होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, वेरिएशन प्रोवाइड एडवांटेज टू द इंडिविजुअल फॉर द सर्वाइवल, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो अगर आप देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमें क्या मिलता है, वेरिएशन से ही हमें सर्वाइवल मिलता है, तो सही तो बात लिखी है। रीजन क्या है इसका, क्यों सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ज्यादा सर्वाइवल होता है, क्योंकि उसमें वेरिएशन होता है। ठीक है, दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट एंड नेचुरल रिप्लेनिशमेंट, बिल्कुल सही बात है। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, जैसे मान लो सब्जी आपने घर पे फेंक दी और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो गए, तो आपका जो सब्सटेंस है वो क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, फिर वो सिंपल हो जाएगा, सिंपलर हो जाएगा, सिंपलेस्ट हो जाएगा, फिर वो सॉइल में चला जाएगा, फिर क्या करेंगे भाई, सॉइल में फिर से न्यूट्रिएंट बढ़ जाएंगे। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो हमेशा सॉइल में, एनवायरनमेंट में न्यूट्रिएंट साइकिल बनाए रखते हैं, कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, तो ये बात सही है। ऐसा क्यों होता है, इट इज ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक ना, हमेशा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक होते हैं, उनको हम कन्वर्ट इनऑर्गेनिक में करते हैं। ठीक है, तो असर्शन राइट है, रीजन इज फॉल्स। ठीक है, ये आंसर गलत है। ठीक है, कभी भी हम एक बार क्वेश्चन देख लेना, इस हिसाब से तो गलत है। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हमेशा ऑर्गेनिक होते हैं, उनको हम तोड़ देते हैं और फिर उसे हम सिंपल इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर वो सॉइल में चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हो गया सेक्शन बी। अब हम आते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा, इसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। State the post-fertilization changes that leads to the fruit. Everybody, please focus. State the post-fertilization changes that leads to fruit formation in the fruit. Okay? इसके लिए आपको कुछ चीजें मेरे साथ ध्यान से सुननी पड़ेंगी, तभी आपको समझ में आएगा। Everybody, please focus. ध्यान से सुनिएगा, मैं एक डायग्राम आप लोगों को बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनो बेटा, क्योंकि अगर ये डायग्राम नहीं समझ में आएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना। ठीक है, बहुत सुंदर डायग्राम नहीं है पर समझ में सब आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ बेटे, ध्यान से सुनो, है ना। ये क्या है, ये है ओवरी, ये क्या है बेटा, ओवरी। ये क्या है बेटा, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है बेटा, ओव्यूल। क्या है ये, ओव्यूल। ये जो बीच में है इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या कहते हैं इसे हम, एम्ब्रियो सैक। अभी हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का 1 शॉट इसी वीक में आ जाएगा, तो स्ट्रेस नहीं लेना, एम्ब्रियो सैक। अब इस एम्ब्रियो सैक में आफ्टर द फर्टिलाइजेशन हम बनाते हैं जाइगोट। क्या बनाते हैं, आफ्टर द, इसके अंदर एग होता है, पोलन ग्रेन का गैमीट आता है, उससे फर्टिलाइज कर देते हैं हम, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट डेवलप होकर क्या बनाता है, एम्ब्रियो। क्या बनाता है, एम्ब्रियो। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, एम्ब्रियो। अब देखो,
यहाँ पे जो प्रेजेंट एम्ब्रियो है, ध्यान से देखो, जाइगोट से आपने क्या बना लिया, एम्ब्रियो बना लिया, बना लिया कि नहीं बना लिया। अब आपके पास जब एम्ब्रियो बन जाता है तो ये जो ओव्यूल है ना, इसी ओव्यूल को हम कहने लगते हैं सीड, है ना। और ये जो है ना, दो कवर दिख रहे हैं आपको, इसे हम कहते हैं सीड कवर। क्या कहते हैं? सीड कवर, सीड कवर। और ये जो ओवरी होती है ये मैच्योर होकर क्या बन जाती है बेटा? फ्रूट बन जाती है। मेरी बात समझ गए आप? आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द एग सेल, ध्यान से सुनिए, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन the egg cell is going to fertilize with the gamete of the pollen grain. Gamete of the pollen grain, pollen grain मत बोलना, gamete of the pollen grain, and they get formed or they get converted into the zygote. After cell division the zygote is converted into the embryo. ये पूरी प्रोसेस कहाँ हो रही है? एम्ब्रियो सैक के अंदर। एम्ब्रियो सैक किसके अंदर है बेटा? ओव्यूल के अंदर, ठीक है। ओव्यूल किसके अंदर है? ओवरी के अंदर। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो द ओव्यूल इज कॉल्ड एज सीड and the ovary is also get ripened up, पक जाती है, and this is called as fruit. ये पूरी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी तभी आपको समझ में आएगा। The fertilized ovule forms a seed. यही बोला मैंने, fertilization के बाद ovule को क्या कहते हैं? seed. The seed contain an embryo, ठीक है। और इसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, सीड के ऊपर जो ओव्यूल की कवरिंग है उसे हम क्या कहते हैं? सीड कवर या सीड कोट कहते हैं, ठीक है। एज द सीड ग्रोज, जैसे जैसे सीड ग्रो होता जाता है वैसे वैसे जितने भी फ्लोरल पार्ट्स, उसकी पंखुड़ियाँ वंखुड़ियाँ सब गिर जाती हैं। That leads to the growth of ovary, और धीरे धीरे ओवरी की ग्रोथ शुरू हो जाती है। ओवरी इनलार्ज हो जाती है, राइपन हो जाती है, पक जाती है, और ओवरी की थिक वॉल को हम कहते हैं पेरिकार्प। क्या कहते हैं? पेरिकार्प। और इसको फिर आप बाजार से खरीद के लाते हैं और कहते हैं वाह यार, वाह यार कितना बढ़िया है ये तो फ्रूट, है ना। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। समझ में आई बात? इसे हम जब वन शॉट करेंगे बेटा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। घबराने, चिल्लाने, चीखने और छाती पीटने की जरूरत नहीं है। What is the purpose of making urine in the human body? बताओ, यूरिन को हम क्यों बनाते हैं? मत बनाओ यार, यूरिन क्यों बनाना है? यूरिन बनाने का पर्पस हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना होता है, ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑर्गन यूरिन को स्टोर करता है। बेटा यूरिनरी ब्लैडर को यूरिन को स्टोर करता है। जब सूसू आती है फिर हम यूरिनरी ब्लैडर को चिपकाते हैं और अपना जो है तो यूरिन बाहर निकाल देते हैं। तो रिलीज करने के लिए यूरिथ्रा है, स्टोर करने के लिए ब्लैडर है। तो हम क्यों बनाए हैं यूरिन? टू फिल्टर द न्यूट्रिजिनस वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है। Next is, why do arteries have thick elastic wall whereas the vein have the valves? Question सुनो, आर्टरीज के पास थिक इलास्टिक वॉल्स और वेन्स के पास वॉल्व्स क्यों होते हैं? ध्यान से सुनिएगा, ये भी मैं वन शॉट में क्लियर कर चुकी हूँ। अगर नहीं देखा ना वन शॉट तो जाके अभी भी देख लो, समय है, समय नहीं गया है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि बैठ रहा हूँ, कर लूंगा, कल आ जाएगा, क्या हुआ, बाढ़ में जाए सब, कल कभी नहीं आता बेटा। और स्टूडेंट लाइफ में तो कल कभी आना भी नहीं चाहिए। जो आज है वो अभी है। समझ में आई बात? जो हो चुका उसको सोच के कोई फायदा नहीं, जो आ रहा है उसकी चिंता करने का कोई फायदा नहीं। तो जो है वो आज है, तो स्टार्ट आज ही से करो यार, है ना। तो आर्टरीज जो होती हैं वो हमेशा बॉडी में अंदर की ओर होती है बेटा। वेन्स हमेशा सुपरफिशियल होती हैं। वेन्स क्या करती? पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की ओर लेके आती कि नहीं आती? अरे भाई इतनी तो जानकारी होगी, वन शॉट तो पढ़ रखा होगा। तो पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम हार्ट की ओर लाते हैं, ठीक है। अब तुम खुद सोचो, हार्ट की ओर ला रहे हो, पैर से भी ला रहे होगे, हाथ से भी ला रहे होगे, ठीक है। अब तुम खुद सोचो, हम ऊपर एंटी ग्रेविटी चढ़ रहे हैं तो नीचे आने के चांस है ना, भाई नीचे चला जाए। तो इसलिए हमारे पास जो वेन्स होती हैं, एवरीबॉडी प्लीज फोकस, हमारे पास जो वेन्स होती हैं, क्या होती हैं बच्चों? हमारे पास जो वेन्स होती हैं उनमें होते हैं वॉल्व्स, ठीक है। तो जो वेन्स होती हैं उनमें क्या पाए जाते हैं बेटा? उनमें पाए जाते हैं वॉल्व्स। वॉल्व्स क्या करते हैं बेटा? इट प्रिवेंट द बैक फ्लो, ठीक है। क्या करते हैं? प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। बैक ऑफ लिख दिया मैंने, देख रहे हो, ठीक है। इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो ये ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। ये है वेन। वेन का जो डायमीटर होता है, ये जो डायमीटर होता है, ये डायमीटर हमेशा ज्यादा होता है वेन का। क्या होता है? ज्यादा होता है, जबकि आर्टरीज का कम होता है। वेन के ऊपर प्रेशर भी कम होता है, आर्टरीज के ऊपर प्रेशर भी ज्यादा होता है। आर्टरीज के ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है इसीलिए उनकी दीवारें मोटी होती हैं। आई होप आई एम क्लियर। व्हाई डू आर्टरीज हैव द थिक वॉल? बिकॉज दे हैव हायर प्रेशर, ठीक है। दे आर डीप सीटेड, अंदर की ओर होती हैं, दे डोंट हैव वॉल्व्स, ठीक है। समझ में आ गई बात? यही चीज इसमें लिखी होगी। आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल बिकॉज दे ट्रांसपोर्ट द ब्लड अंडर द ग्रेट प्रेशर फ्रॉम द हार्ट टू अदर ऑर्गन्स. Blood is collected from the different organ and returned to the heart by veins. Veins have valve which prevent the backflow and valves ensure कि हमेशा blood एक ही डायरेक्शन में बहे। सेम चीज मैंने समझाई आपको। ये है एक फूड चेन,
है ना बच्चों, ये है हमारे पास एक फूड चेन, ठीक है। अगर थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे, ठीक है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल मतलब थर्ड एनर्जी लेवल पे हमारे पास 100 जूल था, तो भाई सेकंड में कितना होगा, कि क्या पूछा है, तो आपको ये बताना है जस्टिफाई द, हाँ किस पे पूछा है, एनर्जी विल बी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल, ठीक है। इसके ऊपर 100 था तो इसके पास कितना होगा 1000, क्योंकि 1000 का ही 10% कितना होता है 100, है ना, 1000 का 10% 100 होता है, हाँ ठीक है। तो इसका कितना होगा 10,000, है ना, तो 10,000 का 10% हुआ 1000, 1000 का 10% हुआ 100, 100 का 10% हुआ 10 जूल, है ना, फिर 10 जूल का 10% हुआ 1 जूल, ठीक है। तो कितने ट्रॉफिक लेवल हो गए, ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3, ट्रॉफिक लेवल 4, ट्रॉफिक लेवल 5। 10% आपको नेक्स्ट लेवल पे देनी, 90% को लॉस करना है, ठीक है। तो आपको ये बताना है अमाउंट ऑफ एनर्जी लेवल अवेलेबल एट द, अच्छा थर्ड लेवल पे दिया 100 जूल है, तो हमको बताना प्रोड्यूसर पे कितनी है, 10,000 जूल है। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो इसमें आप जस्टिफाई करोगे आंसर क्यों। In this question we have seen that the third trophic level showing the 100 joule energy, ठीक है। So if we calculate the energy percentage, we have seen that producer having 10,000 joule energy, and if we circulate only 10% energy to the next trophic level and 90% get losted into the environment according to the 10% law, the second trophic level will get 1000 joule energy and third trophic level get 100 joule energy. So according to this diagram, the producer level get how many energy, 10,000 joule energy, जूल, ठीक है, जूल एनर्जी। दिस इज द 10% लॉ। तो आपको जस्टिफाई पूरा करना पड़ेगा। क्या ये पॉसिबल है कि इसमें हम 2 और ट्रॉफिक लेवल ऐड कर सके, नहीं। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ फूड चेन कभी भी आप 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल से ज्यादा फूड चेन नहीं बना सकते, बिकॉज तुम सोचो इसको सिर्फ 1% हम एनर्जी दिए, 1 जूल एनर्जी दिए हैं, और तुम खुद सोचो, एवरीबॉडी प्लीज फोकस, अब आपको ये सोचना है कि आप सोचो 1 जूल के बाद क्या 0.1 जूल दोगे क्या, तो हम ज्यादा फूड चेन को 4 से 5 लेवल से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, बिकॉज वी डोंट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो देखो 10,000 जूल बिकॉज 10% ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, यही बताया मैंने। नो, सिंस द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट, हम ज्यादा नहीं बना सकते क्योंकि हर स्टेप पे एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा है, तो ये हमेशा 4 या 5 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब आ जाओ भाई लोग सेक्शन सी, कितने आसान क्वेश्चन आए ना, कमेंट सेक्शन में बता रहा है यार कितने आसान क्वेश्चन आए कि नहीं आए, मुझे तो लग रहा है हलवा है हलवा, ठीक है। 3 मार्क्स क्वेश्चन, ये शॉर्ट आंसर है। वी आर एडवाइज टू टेक आयोडाइज्ड सॉल्ट इन आवर डाइट बाय द डॉक्टर, क्यों। देखो भाई, आपकी बॉडी में एक बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड है, प्लीज फोकस, आपकी बॉडी में एक बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड है, इस बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड को हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। समझ में आई बात, इस बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड को हम बेटा जी क्या कहते हैं, इस बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड को हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। इज दिस क्लियर। तो यहाँ पे नेक के पास वी हैव द बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड एंड दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज थायराइड ग्लैंड, ठीक है। इस थायराइड ग्लैंड में एक हार्मोन बनता है, मान लो ये बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड है, तो इस ग्लैंड में एक हार्मोन बनता है एंड द नेम ऑफ द हार्मोन, इस हार्मोन को हम कहते हैं थायरोक्सिन। क्या कहते हैं बेटा, थायरोक्सिन। क्लियर। अब ये जो थायरोक्सिन है ये आपकी बॉडी में कंट्रोल करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, कंट्रोल बेसल मेटाबॉलिक रेट। हाँ जी आइए आइए आइए, ठीक है। क्या कंट्रोल करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि मैडम ये बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, शरीर के कार्य करने की क्षमता, लिख दूं मैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब है शरीर के कार्य करने की क्षमता, तो शरीर के कार्य करने की क्षमता को हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। दिस इज क्लियर। अब अगर आपकी बॉडी में थायरोक्सिन बनाना है तो आपको एक एलिमेंट की जरूरत है बेटा, ध्यान से सुनो। अगर आपको थायरोक्सिन बनाना है तो यू नीड वन एलिमेंट कॉल्ड एज आयोडीन। आपको आयोडीन नीडेड है, आपको आयोडीन चाहिए बेटा, बिना आयोडीन के काम नहीं बनेगा। आयोडीन तो मांगता है तुम्हें, बिना आयोडीन के काम नहीं बनेगा। आयोडीन की वजह से थायरोक्सिन आप बना लोगे, पर आप सोचो अगर आयोडीन कम हो गया तो क्या थायरोक्सिन बनेगा, तो आपकी बॉडी में थायरोक्सिन कम बनेगा, ठीक है। अगर थायरोक्सिन कम हो गया तो आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट, शरीर की क्षमता कम हो जाएगी तो आप मोटा हो जाएंगे, ओबेस हो जाएंगे, ओबेसिटी मतलब मोटापा हो जाएगा।
और आपको एक बीमारी हो जाएगी विच इज कॉल्ड एज गोइटर। क्या हो जाएगी? गोइटर। तो लोग कहते हैं ना, क्या तुम्हारे नमक में आयोडीन है? नहीं है तो तुम्हें घेंगा हो सकता है। क्लियर है? तो इसलिए डॉक्टर बोलता है कि हमेशा आयोडाइज सॉल्ट लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है बच्चों? चलो, तो ये सेम चीज मैंने आपको बताई। तो देखो गोइटर हो जाएगा, है ना, थायरोक्सिन नहीं बनेगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गर्ल और अ बॉय बीइंग बोर्न इन द फैमिली? बताओ भाई। चलो आओ समझते हैं। XX हमारे पास है, फीमेल के पास क्रोमोसोम। XY हमारे पास मेल के क्रोमोसोम। ठीक है, हर सेक्स क्रोमोसोम हर समय पेयर में होते हैं, है ना। अब आप इसको सेपरेट करो, सेपरेट करो, इसको भी सेपरेट करो, इसको भी सेपरेट करो। अब ये है स्पर्म, ये क्या है बेटा जी? स्पर्म। दिस इज द स्पर्म। ये बन गया एक X स्पर्म, ये बन गया Y स्पर्म। अब जब भी हम ओवा बनाते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई हम जो फर्टिलाइजेशन होगा वो हमेशा एक ही ओवा से होगा, एक डीनेचर होगा। ठीक है, एक खराब होगा। वो हमको एक ही ओवा मैच्योर करना है और ये हम सब बर्थ के पहले कर चुके होते हैं। ठीक है, अब ये कौन, ये इससे भी फ्यूज कर सकता है, ये इससे भी फ्यूज कर सकता है। अगर इसने इससे फ्यूज कर लिया तो बनेगा XX, और अगर इसने इससे फ्यूज कर लिया तो क्या बनेगा? XY। अब ये कौन सी किताब में लिखा है? किसी स्पर्म को पता? नहीं नहीं, मैं तो X से फ्यूज करूंगा, मुझे तो लड़की चाहिए। नहीं नहीं, मैं तो Y से फ्यूज करूंगी। मैं देखो, Y वाले को ये नहीं पता है कि वो X से फ्यूज कर रहा है। एक्चुअली फीमेल तो कभी सेक्स डिटरमाइन करती ही नहीं है। मेरी बात को सुनो, कभी भी फीमेल सेक्स को डिटरमाइन नहीं करती। सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए एक ही बाप आदमी है, वो है मेल। मेल डिसाइड करता है कि लड़का बनेगा लड़की। इवन मेल भी नहीं डिसाइड करता यार। एक बात बताओ, किसी मेल को क्या पता कि उसका कौन सा स्पर्म जो है वो ओवा के साथ फ्यूज हो रहा है? तो इवन मेल डिडंट नो कि कौन सा स्पर्म जो है फ्यूज हो रहा है। तो हमेशा 50% चांस होते हैं कि लड़का बनेगा, 50% चांस होता है कि लड़की बनेगी। ठीक है, समझ में आई बात? अब इसको मैं मिटा रही हूँ, इसको हम एक बार रीड करेंगे। ह्यूमन इनहेरिट देयर पेरेंट्स जीन which determine whether it will be male or female. Sex chromosome are perfectly matched. हमारे में क्या होता है? XX, मेल में होते हैं XY. Regardless of whether they are boys or girl, all children receive X chromosome. चाहे हम लड़का या लड़की, जैसे मेरे पास XX क्रोमोसोम है तो मेरा जो एक X है वो मम्मी से आता है। तुम अगर XY हो तो तुम्हारा एक X मम्मी से ही आया है। ठीक है, तो डिसाइड कौन कर रहा है? एज अ रिजल्ट children's sex will depend on the what is inherited from the father. If the girl will born, then the father gene क्या आया है? X, और अगर बॉय है तो Y, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 50-50% होगी। देख लीजिए भाई, ये कहानी हम लोग पहले ही कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे एग हैं। वी हैव सो मेनी एग्स। ठीक है, वी हैव सो मेनी एग्स। हमने अब देखो क्या प्रोबेबिलिटी, कोई कहीं से भी फ्यूज हो जाए, 50% है कि लड़का बनेगा 50% बनेगा कि लड़की। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज सेक्शन डी। 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, ध्यान से सुनते जाना। Given below are certain situations. Analyze and describe its possible impact on a person. Testes of a male boy are not able to descend into the scrotal sac in the embryonic stage. किसी का टेस्टिस अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में नहीं आ पाया स्क्रॉटल सैक में तो क्या है? तो देखो, स्क्रॉटल सैक में क्यों आता है? क्योंकि हमें बॉडी से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है। अगर नहीं आएगा स्क्रॉटल सैक में तो 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां स्पर्म बन ही नहीं सकते, तो मेल स्टेराइल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्पर्म विल नॉट फॉर्म, स्पर्म विल नॉट फॉर्म। ठीक है, और क्या हो जाएगी? स्टरलिटी। स्टरलिटी मतलब नपुंसकता हो जाएगी। ठीक है, ओके, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा भाई, पेट में टेम्परेचर ज्यादा, वहां स्पर्म कैसे बनेंगे? ठीक है, अगर वास डिफरेंशिया ऑफ द मेल प्लग्ड, अगर किसी वास डिफरेंस प्लग की जाए तो स्पर्म विल नॉट केम इनटू द सीमेन, स्पर्म विल नॉट कम इनटू द सीमेन। अब सीमेन क्या होता है? सीमेन के बारे में समझते हैं जरा। सीमेन क्या है? हालांकि मैं वन शॉट देने वाली हूँ। सीमेन है स्पर्म प्लस फ्लूइड। अब ये फ्लूइड कहाँ के हैं बेटा? फ्लूइड है ग्लैंड्स के। फ्लूइड कहाँ के हैं बेटा? ग्लैंड्स के। कौन कौन से ग्लैंड्स के बेटा? ये हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के, पढ़ेंगे हम लोग अभी, प्रोस्टेट ग्लैंड के और सेमाइनल वेसिकल के। तो ये जो ग्लैंड होती हैं प्लस स्पर्म, ये सब मिलकर बनाते हैं सीमेन। तो जब आप इजैकुलेट करेंगे, मेल को जब एक्साइटमेंट होगी और वो कुछ बाहर निकालेगा, तो वो ये फ्लूइड बस बाहर निकालेगा, उसमें स्पर्म नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि स्पर्म निकालने वाली जो आपने पाइप है उसको ब्लॉक कर रखा है। क्लियर है? तो क्या करेंगे मैम? स्पर्म वहां भरते रहेंगे, पाइप फट जाएगी? नहीं, स्पर्म को फैगोसाइट कर लिया जाता था, WBC खा जाती है उन्हें। ठीक है, अब आ जाइए, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल अगर फंक्शनल नहीं हुई, जो फ्लूइड दे रही है बेटा, ये जो दोनों ग्लैंड होती है ना, ये न्यूट्रिशन देती है। न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो स्पर्म मूव नहीं करेगा, स्पर्म मूव नहीं करेगा तो ओवर तक पहुंचेगा कैसे?
समझ रहे हो? तो न्यूट्रिशन, मैच्यूरेशन, ये स्मेल, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है स्मेल होती है सीमेन की, ये सारी चीजें देती हैं, ठीक है। तो ये क्या कह देता है? न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, मैच्यूरेशन एंड स्मेल टू द सीमेन, ठीक है, सीमेन टू द सीमेन, ये सारी फंक्शन है इसके, तो ये सब नहीं होंगे, ठीक है। ओके तो ये फंक्शन है, अगर ये नहीं हुआ तो, ठीक है, तो ये सारे नहीं होंगे, आपका स्पर्म मैच्योर ही नहीं करेगा, तो आपको मेल फिर स्टरलिटी हो जाएगी। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, हर महीने जो यूट्रस होता है, जो गर्भाशय होता है, वो बहुत आशावादी होता है, इस बार तो मैं प्रेग्नेंट होके रहूंगी, इस बार तो बच्चा चाहिए ही है अपने को, है ना, इस बार तो मैं होके रहूंगी। पर फिर उसे पता चलता है कि मेरा एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, ठीक है, तो जितनी प्रिपरेशन उसने की होती है वो ब्लड के फॉर्म में बाहर निकालती है, क्योंकि प्रिपरेशन क्या है, उसने यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली लेयर उसको मोटा कर लिया ताकि मेरा बच्चा आएगा मैं उसको उसमें फंसा लूंगी। अब वो मोटी हुई है तो क्या है उसमें, भाई ब्लड वेसल्स का ब्लड सप्लाई ज्यादा है, वो सब शेड आउट होकर बाहर हो जाएगा, तो इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर प्लेसेंटा डज नॉट अटैच टू द यूट्रस प्रॉपरली, ठीक है, प्लेसेंटा क्या है, एक बार इसका भी डायग्राम समझ लो, देखो बहुत सारे क्वेश्चन आए रिप्रोडक्शन से। अब मान लीजिए ये है मदर का यूट्रस, है ना, प्लीज प्लीज फोकस ये ले लीजिएगा क्योंकि ये पीडीएफ में आपको नहीं मिलेगा। यूट्रस में अगर आप देखो तो यहाँ एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है, एवरीबॉडी प्लीज फोकस, है ना, यूट्रस में यहाँ पर एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है बेटा, डिस्क शेप स्ट्रक्चर। यूट्रस में यहाँ एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है, और इस डिस्क शेप के स्ट्रक्चर को वी कॉल्ड एज प्लेसेंटा, हम इसे क्या कहते हैं बेटा, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से ऐसे एक रस्सी जाती है जिसे हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, रस्सी होती है, और यहाँ पे आपका बेबी होता है, दिस इज द बेबी, ये है आपका बेबी। अब आपसे पूछा जाए कि अगर ये प्लेसेंटा क्या करता है, देखो मदर में जो भी न्यूट्रिएंट्स है, मान लो ये न्यूट्रिएंट्स है, ध्यान से सुनो बेटा, ये जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये कहाँ आएंगे, पहले प्लेसेंटा में, देन प्लेसेंटा विल डिसाइड कि मुझे जाने देना है नहीं जाने देना है, ठीक है, फिर ये न्यूट्रिएंट यहाँ से होंगे और उसके बाद ये यहाँ चले जाएंगे। अब बेबी क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, बेबी प्रोड्यूस करेगा वेस्ट, बेबी क्या प्रोड्यूस करेगा, बेबी प्रोड्यूस करेगा वेस्ट, और ये वेस्ट यहाँ से होते हुए, ये वेस्ट यही एम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए माँ की बॉडी में चले जाएंगे। तो अगर प्लेसेंटा ढंग से काम नहीं करेगा तो न्यूट्रिएंट बच्चे तक नहीं पहुंच पाएंगे, बच्चा कमजोर हो जाएगा, वेस्ट माँ तक नहीं पहुंच पाएगा तो भी दिक्कत है, क्योंकि बच्चा जो है वो बेसिकली एक पूरे ऐसे करके ऐसे सैक में रहता है, तो ये गंदगी फैलती जाएगी इस सैक के अंदर, है ना। चलो तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ये आपको पढ़ना, न्यूट्रिशन, अगर प्लेसेंटा ब्लॉक हो गया, न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन विल नॉट प्रोवाइडेड टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो व्हिच अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। When the egg is not fertilized, human female, it lives, एक दिन तक जिंदा रहेगा, then thickened lining of uterus टूट जाएगी, broken down, और ब्लड के फॉर्म में बाहर निकलेगी, दिस इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन। प्रोस्टेट ग्लैंड और संभालने वेसिकल फंक्शनल नहीं होंगे तो सेक्रीशन नहीं मिलेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन, नरिशमेंट, मैचुरेशन नहीं मिलेगा। वास डिफरेंशिया अगर ब्लॉक हो जाएगी तो स्पर्म सीमेन में नहीं होगा। अगर आपका टेस्टिस स्क्रोटल सैक में नहीं आया तो स्पर्म फॉर्मेशन विल एडवर्सली अफेक्टेड बिकॉज वहां लोअर टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा। सेम वही चीज बताई मैंने आपको, कुछ गलत तो नहीं बताया। चलो, अ डॉक्टर हैज एडवाइज समीर टू रिड्यूस शुगर इनटेक इन हिज डाइट, ठीक है, क्यों बेटा, एंड रेगुलर एक्सरसाइज आफ्टर चेकिंग द ब्लड टेस्ट इज रिपोर्ट। विच डिजीज डू यू थिंक समीर सफरिंग फ्रॉम, नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज एंड द ऑर्गन प्रोड्यूसिंग द हार्मोन। अगर उसको बोला गया है कि बेटा तू शुगर खाना कम, तो उसकी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो गई है, ठीक है, और उसको जो डिजीज हुई है उसका नाम है डायबिटीज, उसका नाम क्या है बेटा, डायबिटीज, है ना। इंसुलिन बनाने वाले ऑर्गन का नाम क्या है बेटा, इंसुलिन बनाने वाले ऑर्गन का नाम है पैंक्रियास, यही पूछा है, ठीक है। और याद रखना सारी चीजें बता दी मैंने, है ना। तो बॉडी में जब पैंक्रियास में एक सेल होती है विच इज कॉल्ड एज बीटा सेल, बीटा सेल जो होती है ये निकालती है इंसुलिन, बीटा सेल जो होती है ये निकालती है इंसुलिन। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं निकलेगा ना बेटा, तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज ब्लड में घूमता रहेगा और आपको बोलेंगे ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है, और ज्यादा ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होगा तो भाई किडनी को ज्यादा मेहनत से प्रेशर से फिल्टर करना पड़ेगा, किडनी डैमेज हो जाएगी। अब कहानी कुछ ऐसी है कि अगर इंसुलिन अच्छे से निकल रहा है तो सारा ब्लड जो मतलब जितना जरूरत है उतना छोड़ देगा, सारा इंसुलिन लीवर को बोलेगा जाके भैया ये जो ग्लूकोज है ना इसको अपने में स्टोर कर लो,
तो लीवर सारा ग्लूकोज जो ऐसा खुद नहीं जाएगा, वो कुछ हार्मोन्स निकालेगा, कुछ चीजें निकालेगा, जिससे सारे इंसुलिन जो है वो जिसकी वजह से, इसके इफेक्ट से पूरा ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में जाके स्टोर हो जाएगा। तो कभी भी इंसुलिन की उपस्थिति में आप फ्री ज्यादा ग्लूकोज ब्लड में नहीं घुमा सकते। इंसुलिन बहुत तेज है, वेरी चालाक ब्रो, वो सारा ग्लूकोज लेके, सारा मतलब जितनी जरूरत होता है छोड़ देगा, उसके बाद जितना ग्लूकोज बचा उसको ले जाकर लीवर में स्टोर कर देगा। ठीक है, विच हार्मोन इज प्रेजेंट एट द एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन, बताओ। ग्रोथ हार्मोन, जहां पर भी हमें, अच्छा ओके ओके, प्लांट में पूछ रहा है। रैपिड सेल डिवीजन है मतलब कौन सा बेटा, साइटोकाइनिन। रैपिड सेल डिवीजन है साइटोकाइनिन, और अगर इनिबिट है तो क्या है, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, दोनों, मैंने यहाँ ग्रोथ हार्मोन भी लिख सकती थी, पर यहाँ पे इनिबिट कर रहा है, इनिबिट द ग्रोथ, प्लांट लिखा हुआ है वैसे। ठीक है, चलिए, आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, तो देखो उसे डायबिटीज है ना, पैंक्रियाज से वो हार्मोन निकलता है, और हार्मोन का नाम क्या है, इंसुलिन। तो हार्मोन प्रेजेंट इन द एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन, वो क्या है बेटा, साइटोकाइनिन, और जो ग्रोथ इनिबिट करता है वो है एब्सिसिक एसिड, सिंपल। ठीक है, सेक्शन ई, आई थिंक दिस इज द लास्ट सेक्शन, और ये 4 मार्क के क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, केस बेस्ड है, आया है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। फिगर ए टू डी गिवन बिलो रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ ईयर लोब प्रेजेंट इन अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 2 चिल्ड्रन, राहुल एंड निशा, राहुल निशा एंड देयर पेरेंट्स। समझो, फिर से समझते। फिगर ए टू डी, ए बी सी डी, ठीक है, गिवन बिलो रिप्रेजेंट द ईयर लोब प्रेजेंट इन अ फैमिली कंसिस्टेड ऑफ 2 चिल्ड्रन, राहुल एंड निशा। तो राहुल एंड निशा क्या है, राहुल एंड निशा बच्चे हैं, तो राहुल एंड निशा क्या हो गए, बच्चे हो गए। ठीक है, राहुल की मदर जो है ये है, और राहुल का फादर ये है। ठीक है, समझ गए हम लोग। ओके, तो एक्साइटेड बाय हिज ऑब्जर्वेशन, ठीक है, हमने ईयर लोब देखा इस फैमिली का। राहुल कंडक्टेड ए सर्वे ऑफ दिस टाइप ऑफ ईयर लोब, ठीक है, फाउंड इन ई एंड एफ। ठीक है, राहुल ने सर्वे किया ई एंड एफ के लिए। तो एफ में कैसा है, जुड़ा वाला है, और ई में कैसा है, फ्री वाला है। मेरा भी देखो कैसा है बेटा, फ्री वाला। तुम्हारा बताना कमेंट सेक्शन में कैसा है। ठीक है, ही फाउंड 2 टाइप ऑफ ईयर लोब्स। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी दी गई है कुछ ऐसी, एक्साइटेड बाय हिज ऑब्जर्वेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर लोब्स प्रेजेंट इन द फैमिली। राहुल कंडक्ट, सेम चीज लिख दिया इसने। ठीक है, ही फाउंड 2 टाइप ऑफ ईयर लोब इन क्लासमेट। मेल में जो फ्री ईयर लोब है, जैसे मेरे, मतलब वो ये कान से, गाल से जुड़े नहीं हुए हैं, मेल में है 36 और अटैच्ड जो जुड़ा हुआ है वो है 14। फीमेल में है 31 फ्री और 19 है अटैच्ड। अब ऑन द बेसिस ऑफ अबव डाटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, which of the 2 characteristics, free earlobe और attached earlobe appear to be dominant। बताओ, जो कैरेक्टर हमें ज्यादा दिखता है वो हमें क्या कहलाता है, डोमिनेंट कहलाता है। तो भाई आंसर देखें, फ्री ईयर लोब जो है वो है डोमिनेंट, क्योंकि वो पॉपुलेशन में ज्यादा दिख रहा है। यही बताया मैंने, सेम टू सेम, एग्जैक्टली सेम। बायोलॉजी में कोई गुंडा कान नहीं लगाएगा, मैम पढ़ा रही है आपको। ठीक है, द is the inheritance of free earlobe linked with the sex of the individual? Give the reason of your answer. क्या earlobe? No, ये sex linked character नहीं है, sex linked character नहीं होता। समझ में आई बात? As per the data of the family as well as in the class, it indicates the free earlobe present in the male as well as in the female. देखो, ये कोई sex linked नहीं, free earlobe अगर sex linked होता तो भाई मेल में ही चला जाता, या तो फीमेल, पर आपको दोनों में दिखाई दे रहा है, तो it is not the sex linked. What type of earlobe present in the father, mother, राहुल एंड हिज सिस्टर निशा? ये आप देख के बता दो क्या क्या है भाई। राहुल के फादर में कैसा है, फ्री है। राहुल में कैसा है, अटैच्ड है। राहुल की मदर में फ्री है, और सिस्टर में भी फ्री है, सिस्टर निशा। ठीक है, तो ये आप देख के बता सकते हो भाई। तो देखो, फादर में फ्री है, मदर में फ्री है, राहुल में अटैच्ड है, और निशा में भी फ्री है। ठीक है, ओके, चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, इतने ही थे क्या क्वेश्चन। जीन फॉर फ्री ईयर लोब, अच्छा और है, और में क्वेश्चन, सुरेश पेरेंट्स हैव द अटैच्ड ईयर लोब। अटैच्ड ईयर लोब है तो हम क्या मान लेते हैं इसको, स्मॉल एफ, क्योंकि ये रिसेसिव है। ठीक है, दोनों के पास, मेल और मम्मी और पापा दोनों के पास थे। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ ईयर लोब कैन बी सीन इन सुरेश एंड हिज सिस्टर सिया? फ्यूज्ड, क्योंकि दोनों के पास, हमारे पास फ्यूज्ड, फ्री ईयर लोब है कि वो है अटैच्ड। ठीक है, तो बच्चे के पास भी कैसे होंगे, अटैच्ड, क्योंकि दोनों के पास अटैच्ड है ना, तो यही आंसर लिखा होगा चाहे तो। ठीक है, क्योंकि दोनों के पास रेसेसिव कैरेक्टर है, इसलिए बच्चों के पास भी अटैच्ड वाले ही होंगे। तो अगर दोनों पेरेंट्स से रेसेसिव आ रहा है तो आप रेसेसिव बनोगे, दोनों पेरेंट्स से डोमिनेंट आ रहा है तो आप डोमिनेंट बनोगे, एक से डोमिनेंट एक से रेसेसिव आ रहा है तो भी आप डोमिनेंट बनोगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट द सैंपल पेपर सोल्यूशन।
बहुत इजी, बहुत 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 इजी पेपर आया है। लास्ट ईयर का सैम्पल पेपर इससे थोड़ा टफ था, ये तो बहुत ज्यादा इजी बच्चों है। और आपके पास है बालाजी माता, शुक्रा माता, ठीक है। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द सेशन मेरे प्यारे बच्चों। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा। सैम्पल पेपर का सारा क्वेश्चन बना या नहीं बना, वन शॉट, तुम तो बस मेरा वन शॉट ही देख लिया करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।